चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। रेलवे के पेपर बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बहुत तेजी के साथ पेपर लगे हुए हैं और ये 50,000 की सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जी के जीएस में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन रोकने का काम करती है वो जी के जीएस और करंट अफेयर करती है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं कोई आपको दिक्कत आए। ठीक है, देखिए यहाँ हम शुरू करते हैं। अब ये देखोगे आप आगे के क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ठीक है, बताते जाइएगा साथ साथ में आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ना, 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व खाद्य दिवस, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस या फिर डॉल्फिन दिवस? ठीक है, बताते जाइए जरा, जल्दी जल्दी से आ जाओ, सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, 16 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी दिवस हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हर एक दिवस को मैंने डिटेल में अच्छे से ट्रिक वाइज याद करवाए हुए हैं और उनसे बाहर नहीं आएगा। याद करने के लिए आपको क्या करना है, आप जाओगे कोर्स वाले सेक्शन में, जब आप जाओगे तो वहां पर एक जीके जीएस मेमोरी बूस्टर कोर्स है। ठीक है, अगर आपको जीके याद करने में दिक्कत आती है तो आप उस कोर्स को जरूर एक बार देख लेना। बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी उसमें, हर एक चीज थ्योरी भी मिलेगी उसमें, याद करने के लिए ट्रिक्स भी मिलेंगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो देखो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो, ऋग्वेद की रचना किसने की? पुरोहित, राजा, विभिन्न ऋषियों ने या फिर सामान्य वर्ग के लोगों ने? बताते जाइए जरा। ऑप्शन नंबर सी, सी, ठीक है, मोहित, सी, ऋषियों द्वारा। ठीक है, तो जो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की जो रचना है वो क्या क्या की है? विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है। ठीक है, कई सारे ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा लिखी गई अलग अलग रचनाओं का संग्रह है, यानी कि मंत्रों का संग्रह है किसमें? ऋग्वेद में। तो बहुत सारे ऋषियों ने लिखी थी, किसी एक ने नहीं लिखी थी। ठीक है, अच्छा एक आपको नाम याद रखना है, कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। आगे देखें तो वेद व्यास भी बोला जाता है इन्हें, है ना। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका नाम वेद व्यास कब पड़ता है? जब ये चार वेदों का संकलन करते हैं। क्या करते हैं? संकलन करते हैं। तो वेदों का संकलन करता किसे बोला जाता है? वेद व्यास को बोला जाता है। वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका नाम केवल कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन जब ये चार वेदों का संकलन कर लेते हैं, संकलन यानी कि कंपाइल, इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, एक साथ अलग अलग सिस्टम के अनुसार कि ऋग्वेद में केवल ये रहेगा, सामवेद में केवल ये रहेगा, अथर्ववेद में केवल ये रहेगा, यजुर्वेद में केवल ये चीजें रहेंगी, है ना, अच्छे से उन्हें कंपाइल करते हैं, तब फिर इनका नाम वेद व्यास पड़ जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका नाम हो जाता है। ठीक है ना। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो किसने की? विभिन्न ऋषियों ने। ऋग्वेद में है क्या? तो ऋग्वेद में केवल क्या है? मंत्र हैं। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, अगर यहाँ देखो ऋग्वेद में बात करें कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। 10 मंडलों में आपको याद रखना है जो 10वां मंडल है, कौन सा? 10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। ठीक है, क्वेश्चन आता है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप कहोगे 10वें मंडल में है ना। पुरुष सूक्त में क्या है? तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। वर्ण व्यवस्था क्या है? उस समय क्या होता था, काम के अनुसार जातियों में बांटा जाता था, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ये जो बांटने का जो यहाँ उस टाइम पे कर्म के आधार पर जो बांटने की वर्ण व्यवस्था है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहाँ मिलेगा? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद गीतों का वेद कहलाता है? गीतों का वेद, गीतों का वेद यानी गाया जाने वाला। तो आपको पता है क्या है? सामवेद।
सामवेद में क्या है, संगीत वाली चीजें हैं, यानी कि ऐसे मंत्र जिन्हें गाकर बोला जा सकता है। ठीक है, तो गाए जा सकने वाले मंत्र हैं किसमें, सामवेद में है। गाए जा सकने वाले मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में क्या है, इसमें केवल और केवल मंत्र हैं। सामवेद में क्या है, गाए जा सकने वाले। यजुर्वेद किससे संबंधित, आप कहोगे यज्ञ, हवन, पूजा पद्धति, पूजा पद्धति। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें है, यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है, तो आप कहोगे जादू टोना, टोटका, ये चीज तो आपको पता होगी। लेकिन विवाह गीत, विवाह गीत ये भी किस में आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं अथर्ववेद में ही आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विवाह गीत पूछा जाता है आज किस में, विवाह गीत किस में आएगा, आपके अथर्ववेद में आएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी। तो वैदिक काल में लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी, सोना, तांबा, लोहा या कांसा, बताइए जल्दी से। सर सोना, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। देखो जो ये बात हो रही है कब की हो रही है, वैदिक काल की बात हो रही है। तो वैदिक काल में लोहे की जानकारी किसी को नहीं थी, वैदिक काल में लोहे की जानकारी किसी को नहीं थी। ठीक है, वैदिक काल में लोहे की जानकारी किसी के नहीं थी, लोहे के साक्ष्य में यहाँ से नहीं मिले हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है। ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है, गायों की खोज, युद्ध, यज्ञ या सभा। गायों की खोज, युद्ध, यज्ञ या सभा। मोहित, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर बात है किसकी, गविष्ट। गविष्ट का मतलब होता है युद्ध। गविष्ट का मतलब किससे है, युद्ध से है गविष्ट का मतलब। गविष्ट का अर्थ गायों के लिए संघर्ष या युद्ध से था, गाय से नहीं था। गविष्ट का मतलब गाय से नहीं था। गविष्ट का अर्थ क्या है, गायों के लिए जो युद्ध होते थे, यानी गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है, किससे है, युद्ध और संघर्ष से है। तो उस समय गाय क्या था, धन का मुख्य स्रोत होता था गाय। ठीक है, गाय धन का मुख्य स्रोत होता था। गविष्ट का मतलब क्या हो गया, गायों के लिए जो युद्ध होते थे उन्हें बोलते थे गविष्ट। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, सभा और समिति क्या थी। धार्मिक अनुष्ठान, राजनीतिक सभाएं, सैन्य दल या फिर व्यापार केंद्र। तो सभा और समिति क्या थी, बताइए जरा। सभा और समिति क्या थी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मोहित, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रियंका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबका बी है ना। तो देखो जो राजनीतिक सभाएं होती थी, राजनीतिक सभाएं होती थी उनको बोला जाता था सभा और समिति। ठीक है, दो टाइप की राजनीतिक सभाएं होती थी, एक सभा और दूसरी समिति। ठीक है, तो वैदिक काल की राजनीतिक सभाओं को हम बोलते थे सभा और समिति। सभा और समिति अगर पूछे किसकी पुत्रियां थी, तो सभा और समिति प्रजापति, प्रजापति की पुत्रियां, प्रजापति की पुत्रियों के रूप में इन्हें जाना जाता था। प्रजापति की पुत्रियों के रूप में इन्हें जाना जाता था। क्लियर है, चलो आगे देखो, प्रारंभिक वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। विष्णु, शिव, इंद्र या फिर ब्रह्मा। विष्णु, शिव, इंद्र या फिर ब्रह्मा, बताइए वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन से थे। सर इंद्र थे, इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बढ़िया एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रमुख देव कौन थे, इंद्रदेव थे। लेकिन अगर मैं पूछूं वैदिक काल में जो वेद हैं, वेदों में इंद्र की चर्चा कितनी बार की गई है, कितनी बार की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार की गई है, 250 बार की गई है, 250 बार की गई है। ठीक है, 250 बार की गई है। अगर बात करें अग्नि, ठीक है, अग्निदेव, अग्निदेव का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो आप कहोगे 200 बार मिलता है। इंद्र का वर्णन कितनी बार मिलता है, 250 बार। इंद्र को क्या बोलते थे, इंद्र को बोलते थे पुरंदर। पुरंदर, क्या बोलते थे, पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है, किला जीतने वाला, किला जीतने वाला। क्लियर है, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, किला जीतने वाला। ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपरों में। ठीक है, चलो, प्रसिद्ध 10 राज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर
यजुर्वेद। ठीक है, बताइए जरा। ये भी कल परसों मेरे ख्याल से एक बार और आया था। प्रसिद्ध 10 राजयुग कहाँ, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? मोहित ऋग्वेद में सर, प्रियंका ऋग्वेद, डी के ऋग्वेद। ठीक है ना। तो अभी ये मैंने बताया था, कल या परसों बताया था, कल या परसों की सीरीज में आया था, है ना, कि 10 राजयुद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलो अगला देखो, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा, किस नदी को नदीतमा कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु, बताइए जरा। नदीतमा किसे बोला गया है सर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सी भी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, जो नदीतमा बोला गया है वो बोला गया है सरस्वती नदी को। किसे बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है नदीतमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नदीतमा शब्द किसे बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन या फिर शिल्पकारी? प्रारंभिक वैदिक लोगों का व्यापार क्या था? व्यापार व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन या फिर शिल्पकारी? बताइए जरा। सर कृषि, कृषि, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, पशुपालन। वैदिक, प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछा है। ठीक है, शुरुआती वैदिक काल, तो पशुपालन इनका शुरुआती वैदिक काल का इनका मतलब सबसे ज्यादा मुख्य व्यवसाय होता था पशुपालन। ठीक है ना। जब आर्य भारत में आए, कहाँ से आए? आप कहोगे सेंट्रल एशिया से आए। कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आर्य आए। तो इनका जो भोजन का मुख्य जो साधन होता था वो होता था गाय। ठीक है, गाय से जो मिल्क मिलता था इन्हें, तो मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ये यूज करते थे। दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इसका सबसे ज्यादा यूज करते थे ये लोग। ठीक है, और उसी का व्यवसाय करते थे। तो व्यवसाय क्या था इनका? पशुपालन था। अगर लिखा क्या है? प्रारंभिक, तो हम क्या लगाएंगे? पशुपालन। अगर प्रारंभिक ना लिखा होता, केवल लिखा होता कि वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तब हम लगाते क्या? तब वो लोग कृषि करते थे। क्लियर है? चलो, कौन सा वेद जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है? जादू टोना और मंत्रों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए जल्दी से, कौन सा है जो जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, मोहित अथर्ववेद, प्रियंका अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ जो जादू टोना का मतलब है, जादू टोना किस में दिया है? अथर्ववेद में। ठीक है, किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। विवाह गीत भी किस में है? अथर्ववेद में ही है। ठीक है, अभी मैंने बताया। आगे देखो, आगे है, अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से किस काल में विकसित हुई? प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? 4 आश्रम, 4 आश्रम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं जो 4 वर्ण थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था किस काल में विकसित हुई? प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? बताइए जरा। वैदिक काल, वैदिक काल तो है, लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, ये बताना है। वैदिक काल तो है, प्रारंभिक है कि उत्तर है? प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि वर्ण व्यवस्था कब से किस काल में विकसित हुई, तो उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी। 4 आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से किस काल में? ठीक है, शब्दों को आपको पकड़ना है, वरना पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा अगर आप शब्दों को नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे हमेशा यही छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं। और मतलब अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12-15 लगाएंगे और 5-6 क्वेश्चन जीके में गलत करके चले आएंगे, माइनस मार्किंग में भी नंबर जाएंगे, क्वेश्चन भी सही नहीं होते। उन्हें लगाते टाइम लगता है आप लोगों को क्योंकि हम बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन ये जरा जरा सी जो शब्द ना पकड़ने की आप लोगों की गड़बड़ दिक्कत है ना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूप से, है ना, विकसित हुई थी जो 4 वर्ण व्यवस्था है। तो 4 वर्ण व्यवस्था कौन सी है? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहस्थ और, है ना,
यही वाली। अब इसमें देखोगे आप तो ब्राह्मण गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी के रूप में इसे जाना जाता था, ठीक है। लेकिन बात वही वाली है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, तत् तत्वम अस्ति महाकाव्य किस उपनिषद में है? तत् तत्वम असि, ये महाकाव्य किस उपनिषद में है? केन उपनिषद, कठ उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या फिर मुंडको उपनिषद? बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, बी भी है, ठीक है। देखो जरा, यहां बात हो रही है किसकी? तत् तत्वम असि, तत् तत्वम असि है छंदोग्य उपनिषद में। किसमें है? छंदोग्य उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, किसमें है? छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। नया क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछकर एग्जामिनर आपको फंसाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वैदिक काल में कौन सी सभा अधिक शक्तिशाली थी? कौन सी सभा अधिक शक्तिशाली थी? सभा, समिति, विदथ या फिर गण? बताइए जरा, सभा, समिति, विदथ या फिर गण? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका, ऑप्शन नंबर ए डी के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर आप देखोगे समिति, ठीक है। समिति सबसे ज्यादा पावरफुल होती थी, समिति सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। वैदिक काल में कौन सी सभा अधिक शक्तिशाली होती थी? देखो, विदत और गण तो चलते नहीं थे, सभा और समिति चलती थी। पावरफुल पूछा है तो पावरफुल कौन सी थी? समिति सबसे ज्यादा पावरफुल होती थी, क्योंकि कभी कभी लगती थी इंपॉर्टेंट डिसीजंस समिति में ही लिए जाते थे। सभा आए दिन लगती थी या रोज लगती थी, ठीक है ना। तो समिति को जनता की सभा माना जाता था और यह अधिक प्रभावशाली संस्था होती थी। कोई भी डिसीजन होता था समिति में ही होता था, ठीक है। आगे देखो, नेति नेति सिद्धांत किस उपनिषद में है? नेति नेति सिद्धांत किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद, केन उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या ईश उपनिषद? नेति नेति उपनिषद, ठीक है। नेति नेति सिद्धांत, तो आप देखोगे जो नेति नेति सिद्धांत है वो किसमें है? तो आप कहोगे बृहदारण्यक उपनिषद। किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में है नेति नेति सिद्धांत, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेति नेति सिद्धांत, है ना। ऋग्वेद में सरस्वती के साथ किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सरस्वती के साथ किस नदी का उल्लेख मिलता है? गंगा, यमुना, सिंधु या नर्मदा? गंगा, यमुना, सिंधु या नर्मदा? बताओ जरा सर। गंगा का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो ऋग्वेद की बात हो रही है ना, ऋग्वेद में आपको सरस्वती नदी भी मिलेगी, ऋग्वेद में आपको गंगा नदी भी मिलेगी, ऋग्वेद में आपको यमुना नदी भी मिलेगी, ऋग्वेद में आपको सिंधु नदी भी मिलेगी, ठीक है। ये सारी नदियां मिलेंगी आपको। अब बताओ जरा, यहाँ पर आप देखोगे बात हो रही है सरस्वती, तो सरस्वती के साथ जो नाम आता था वो आता था सिंधु नदी का, ठीक है ना। किस नदी का नाम आता था? सिंधु नदी का नाम आता था। यहाँ पर गंगा नदी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये गंगा हो और यमुना हो, ये दोनों नदियां सरस्वती और सिंधु दोनों से बिल्कुल भिन्न थी। इनके साथ में सरस्वती नदी के साथ में इसका नाम नहीं आता था, सरस्वती नदी के साथ में नाम आता था, सिंधु का नाम आता था। गंगा शब्द का यूज कितनी बार किया गया है? आप कहोगे एक बार। यमुना नदी का यूज कितनी बार किया गया है? आप कहोगे 2 से 3 बार, ठीक है। 3 बार, 2 बार किया गया है। यमुना नदी का यूज कितनी बार, शब्द कितनी बार किया गया है? 2 बार यूज किया गया है। गंगा नदी का 1 बार यूज किया गया है, ठीक है। चलो, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1565 या 1576? तो ये तालीकोटा का जो युद्ध है कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हो गई थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना किसने की थी? आप कहोगे हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की इस तालीकोटा के युद्ध में हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? धार्मिक व्यवस्था, भूमि प्रशासन, सैन्य प्रशासन या फिर न्याय व्यवस्था? तो बात हो रही है किसकी? नायक व्यवस्था की, ठीक है। अब कमेंट हम नहीं ले रहे, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन को लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है। हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। चलो देखो, देखते जाना अच्छे से। नायक व्यवस्था की बात हो रही है। नायक हम किसे बोलते हैं? नायक किसे बोला जाता था?
नायक बोला जाता था। जो आदमी सेना की तरफ से लड़ने जाता था उसमें से जो जीतता था या जो अच्छी लड़ाई करता था उसे अपन नायक बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो सैन्य प्रशासन था, तो नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? सैन्य प्रशासन से संबंधित थी, व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखो, अमरस अमरस भूमि किससे संबंधित थी? अमरस भूमि किससे संबंधित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मंदिर भूमि बोला जाता था इसे, या सैनिकों को दी गई भूमि, कर मुक्त भूमि, या ग्राम पंचायत। ठीक है, तो अमरस जो भूमि है वो बोला जाता था सैनिकों को दी गई भूमि, सैनिकों को दी गई भूमि। ठीक है, तो जो वेतन वेतन होता था ना, तो वेतन जो है पैसों में नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले क्या दे दी जाती थी? भूमि दे दी जाती थी सैनिकों को। ठीक है, क्योंकि पैसे उस टाइम पे चलते नहीं थे, पैसे चलते नहीं थे, तो पैसों के बदले क्या देते थे? सैनिक जो काम करते थे उनके लिए उनके वेतन के स्वरूप भूमि उनके नाम पे कर दी जाती थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अमुक्त मालदया अमुक्त मालदया की रचना किसने की? अमुक्त मालदया की रचना किसने की? हरिहर, कृष्णदेव राय, तेनालीराम, या फिर देव राय। ठीक है, तो अमुक्त मालदया की रचना की किसने? कृष्णदेव राय। किसने की? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे कृष्णदेव राय। ठीक है, इन्होंने ही की थी। किस भाषा में की थी? तो आप कहोगे तेलुगु भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी, क्योंकि साउथ इंडिया का राज्य था ये। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, कांचीपुरम, हम्पी, या फिर तंजौर। बात हो रही है प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर जो है आप देखोगे कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। ये भी विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही बनाया हुआ मंदिर था, और ये मंदिर जो है अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला, विजयनगर आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? इब्न बतूता, या फिर अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, बताओ कौन था? जो ये बात हो रही विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की पुर्तगाली यात्री कौन? पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आप कहोगे पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगो पायस। कौन था? डोमिंगो पायस था। ठीक है, तो डोमिंगो पायस ने विजयनगर के वैभव का वर्णन किया है अपनी किताब में। ठीक है, तो डोमिंगो पायस था। इब्न बतूता गया था क्या विजयनगर? बिल्कुल गया था, लेकिन ये पुर्तगाली नहीं था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता पुर्तगाली नहीं था। ठीक है, आया था, बिल्कुल आया था इब्न बतूता, लेकिन पुर्तगाली नहीं था। इब्न बतूता के बारे में बताते हैं, इब्न बतूता कैसे आता था। इब्न बतूता जो है कहीं भी, एक तो घुमक्कड़ था। ठीक है, पूरी तरह से घुमक्कड़ था, अच्छा लेखक था, स्कॉलर, बहुत बढ़िया स्कॉलर था। इससे बढ़िया स्कॉलर उस समय के टाइम पे कोई भी नहीं था। इब्न बतूता जगह जगह घूम कर, मतलब घूमता कैसे था? इसके पास घोड़ा नहीं होता था, ये अपने साथ गधा रखता था। ठीक है, गधा रखता था, गधे पे बैठता था, और गधे पे बैठता कैसे था? उल्टा बैठता था। मतलब गधे का फेस अगर इधर को है तो ये अपना फेस उल्टी डायरेक्शन में करता था, यानी गधे में उल्टा बैठता था। है ना? कहना ये था इसका कि जब हम गधे में उल्टा बैठेंगे, गधा तो चलेगा अपनी रफ्तार से, है ना, और जितने भी दृश्य आएंगे हम उसे देर तक निहार पाएंगे, ये इसका पॉइंट था। इसीलिए गधे पे बैठता था, लेकिन उल्टा बैठता था। ठीक है, बहुत मजेदार आदमी था ये भी। ठीक है, आगे देखो, बीजापुर का वह शासक कौन था जो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था? बीजापुर का वह शासक कौन था जो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था? यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, या फिर अली आदिल शाह। ठीक है, तो आप कहोगे कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, तो गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, इमाद शाही वंश किस क्षेत्र में शासन करता था? इमाद शाही वंश किस क्षेत्र में शासन करता था? बीदर, बरार, बीजापुर, या फिर गोलकुंडा। तो इमाद शाही जो वंश था वो कहाँ शासन करता था? वो करता था बरार में। कहाँ करता था? बरार में। इमाद शाही वंश कहाँ शासन करता था? आप कहोगे बरार में। इमाद शाही वंश बरार क्षेत्र में शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1906, 1907, या 1908। तो जो सूरत का अधिवेशन था, सूरत का जो अधिवेशन था, है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, विभाजन कब होता है? आप कहोगे 1907 में। 1907 में। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1907 में।
अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहीं पर इसका विभाजन हो जाता है और कांग्रेस जो है गर्मपंथी और नरमपंथी दलों में विभाजित हो जाती है। गर्मपंथी और नरमपंथी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है कांग्रेस। हालांकि बाद में, है ना, बाद में कुछ ही सालों में ये क्या होते हैं, एक भी हो जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष ने? तो ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएं तो 1895 में स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गांधी वांधी तो बहुत बाद में आते हैं। जब गांधी जी आते हैं जाके 1922 में, गांधी जी आते हैं 1922 में, ठीक है। गांधी जी क्या बोलते हैं? इन्हें पूर्ण स्वराज, इन्होंने शब्द जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो गांधी जी तो आते हैं 1922 में। ये 1895 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग उठाई थी और नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ या फिर सूरत? तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग अगर आप देखोगे तो कहाँ हुआ था? आप कहोगे कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। अब बात करें, देखोगे 1895 में, है ना, बाल गंगाधर तिलक स्वराज की मांग करते हैं 1895 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस अपनी थी। कांग्रेस का निर्माण जो होता है, जो आईएनसी का जो गठन होता है 1885 में होता है। कब होता है? 1885 में। तिलक की मांग करने से पहले कांग्रेस का गठन हो गया था। किसने किया था? तो आप कहोगे ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, है ना, 1885 में कांग्रेस का गठन। तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग उठाई थी 1895 में। 1895 में मांग उठाई थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने मांग उठाई थी, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला है क्वेश्चन, किसने सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था? कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा था? ऑप्शन है डफरिन, कर्जन, नॉर्थब्रुक या फिर लिटिन, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक जो माइनॉरिटी है वो कहा था लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, यानी बहुत छोटी संख्या है इनकी। किसने कहा था कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है? कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, यह राजद्रोही संस्था है। किसने कहा था? डफरिन ने, एल्किन द्वितीय ने, लैंसडाउन ने या फिर कर्जन ने? तो आप कहोगे ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है क्योंकि ये देशद्रोही है। अंग्रेजों से भाई विरोध करोगे तो देशद्रोही तो तुम्हें घोषित कर ही देंगे, ठीक है। कांग्रेस की आलोचना करते समय इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? स्वशासन की मांग सबसे पहले कब और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी 1909 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, दादा भाई नौरोजी 1906 में, या इनमें से कोई नहीं? किसकी मांग हो रही है? स्वशासन की मांग हो रही है। स्वराज की मांग नहीं हो रही। किसकी मांग हो रही है? स्वशासन की मांग हो रही है। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में स्वशासन की मांग की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में स्वशासन की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है आईएनसी के तीन बार अध्यक्ष रहे, ठीक है। क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? यही बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे देखो, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, या इनमें से कोई नहीं? तो जो उदारवादी, देखो उदारवादी गर्मपंथी और नरमपंथी दो थे। एक ये उदारवादी यानी कि नरमपंथी, है ना। तो इनका काम क्या रहता? तो छोटे मोटे आंदोलन करना ताकि जो जनता है उन तक बात पहुंचे, लेकिन उसमें कोई भी हाथापाती या आर्म्ड का यूज यानी हथियारों का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। केवल शांतिपूर्ण आंदोलन करके
हल्ला गुल्ला करके चिल्ला चिल्लू के ये वापस आ जाते थे। यही उदारवादी इनकी नीति थी। तो इसका क्या प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, यही इनका मुख्य काम होता था। ठीक है, जन आंदोलन का काम होता नहीं था। हिंसक कार्य पद्धति ये तो बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं है। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जनता को बताना कि देखो ब्रिटिश कितना गलत कर रहे हैं, ताकि जनता एक सुर में ब्रिटेन के खिलाफ खड़ी हो जाए। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम राजभक्त हैं? किसने कहा कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम राजभक्त हैं? दादा भाई नौरोजी, है ना, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, है ना। मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम कौन है? हम राजभक्त हैं, अपने देश के भक्त हैं। दादा भाई नौरोजी बहुत बढ़िया आदमी थे। इसने कहा, किसने कहा कि भारत तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही रखा जाएगा? किसने कहा था भारत तलवार के बल जीता गया और तलवार के बल ही रखा जाएगा? डफरिन ने, एल्गिन ने, लेस्डाउन ने, या फिर कर्जन ने? बताइए किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो कहा था, ये कहा था हमारे एल्गिन भाई साहब ने। ठीक है ना, एल्गिन भाई साहब ने कहा था कि, है ना, कि भारत जो है तलवार के दम पर जीता गया है और इसे तलवार के दम पर ही इस पर शासन किया जाएगा या इसे रखा जाएगा। किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। घोर भारत विरोधी था ये, घोर भारत विरोधी था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि उदारवादियों ने 20 वर्षों तक शिकायतें की पर बदले में पत्थर मिले? ठीक है, ये किसने कहा था कि उदारवादियों ने 20 साल तक शिकायतें की? उदारवादी मतलब खाली छुटपुट आंदोलन किया, चले आए, ये वो उपवास रख लिया, व्रत रख लिया, अनशन पे बैठ गए, इस तरह के। तो 20 सालों तक शिकायतें की और बदले में उन्हें क्या मिले? केवल केवल पत्थर मिले। किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, या फिर विपिन चंद्र पाल? तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था लाला लाजपत राय। ठीक है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ठीक है ना, और अंत में इनके साथ भी वही होता है, लाठीचार्ज होता है पंजाब में, और उनके सर में 2 डंडे पड़ते हैं और ये स्वर्ग को सिधार जाते हैं। लाला लाजपत राय। ठीक है ना। किस उग्रवादी नेता ने कहा कि साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ हासिल नहीं होगा? उग्रवादी। ठीक है, अब ये उग्रवादी यानी कि ये चाहते थे कि हम लड़ भिड़ के अंग्रेजों से आज़ादी लें। तो किस उग्रवादी ने, ये नेता ने ये कहा कि हम किस अंग्रेजों के लिए, बेसिकली ये कहा था आईएनसी के लिए, कांग्रेस के लिए कहा था कि साल में 1-2 बार टर टर करने से कुछ हासिल नहीं होगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या अरविंद घोष? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? ठीक है, तो शाम का तारा आपको पता है किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है ना। सन है, ये सन है, सन यानी कि सूर्य है ना। फिर उसके बाद आ जाता है बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र। कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। फिर उसके बाद आती है कौन? पृथ्वी आती है। फिर उसके बाद आता है कौन? मंगल ग्रह आता है। ठीक है, उसी टाइप से 8 प्लैनेट होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, बृहस्पति शुक्र अरुण वरुण यम। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट है। तो सबसे पहले कौन आता है? आप कहोगे बुध आता है, शुक्र आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है। क्या पूछ रहा है? शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार यानी कि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं और शाम के समय जब 6, 6:30 या 7 बजे के आसपास देखोगे, जब सूरज लगभग डूब जाता है, आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उस समय सूरज के हल्के से, मतलब अपोजिट साइड में सूरज, दूसरी साइड अपोजिट साइड में, है ना, पश्चिम में सूरज डूबता है, उसके अपोजिट साइड में एक जहां से मतलब चांद आपको सबसे पहले दिखाई देता है, उसके थोड़ा सा नीचे आप देखोगे, है ना, तो खुली आंखों से भी, ठीक है, बिना किसी दूरबीन वगैरह के खुली आंखों से भी शुक्र ग्रह को देखा जा सकता है ना। यही सुबह भी दिखाई दे जाता है। सुबह भी जब सूरज उगने वाला होता है, चंद्रमा छिपने वाला होता है, तो चंद्रमा के ठीक नीचे ये दोबारा से सुबह भी दिख जाता है। इसीलिए इसे इवनिंग स्टार के साथ साथ इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ही कहा जाता है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, पृथ्वी से खुली आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो,
अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपको पता है कौन सा है? शुक्र है। वही दूसरे नंबर का प्लेनेट सबसे चमकीला है। अब देखोगे ये जो दूसरे नंबर पे शुक्र, यही सबसे चम अ, चमकीला प्लेनेट भी इसी को बोला जाता है। हालांकि ये सन से देखोगे पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये पहले नंबर पे बुध और दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। बुध सबसे ज्यादा नहीं चमकता। कौन चमकता है? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है। अगर पूछे बुध सूर्य की कितने दिन में परिक्रमा लगाता है, तो आप कहोगे 88 दिन में परिक्रमा लगाता है। बुध सबसे पास में है सन के, लेकिन फिर भी बुध सबसे ज्यादा नहीं चमकता। कौन सा ग्रह चमकता है? तो आप कहोगे शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है। क्लियर है? चलो, है ना। देखो वीनस यानी कि सूर्य से प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है, इसलिए ये सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे ज्यादा परावर्तित करता है सूर्य किरणों को। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से? तो अभी मैंने बताया सन है, सन के बाद बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, तो यानी कि मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन है? बुध और शुक्र है। ठीक है, मरकरी और वीनस है। क्लियर है? आगे देखो, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? वीनस, अर्थ, मार्स या मरकरी? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध? तो जो वीनस के लोग यूरोपवासी हैं वो किसे? वीनस को, है ना, वीनस ग्रह जो होता है ना, उसे पूजा की देवी के रूप में पूजते हैं। क्यों? इसे सुंदरता का प्रतीक, सुंदरता का प्रतीक मान के, सुंदरता का प्रतीक मान के शुक्र ग्रह को पूजा जाता है। कहाँ के लोग? यूरोपवासी। ठीक है ना। तो रोमन पौराणिक कथाओं में, रोमन पौराणिक कथाओं में प्रेम की देवी माना गया है। सुंदरता की देवी भी और प्रेम की देवी भी माना गया है। प्रेम की देवी भी माना गया है रोमन कथाओं में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, मरकरी, मार्स, वीनस या अर्थ? तो सबसे गर्म ग्रह में आ जाता है कौन? शुक्र आ जाता है। वही तीसरे नंबर का प्लेनेट। सबसे पहले सन आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है बुध, फिर उसके बाद आ जाता है शुक्र। ठीक है, तो बुध हमारा पहले नंबर का प्लेनेट हो जाता है, शुक्र दूसरे नंबर का प्लेनेट। लेकिन सबसे गर्म कौन है? तो आप कहोगे शुक्र है। बुध सबसे पास है लेकिन सबसे गर्म में नहीं आता। बुध सबसे पास में है लेकिन सबसे गर्म में नहीं आता। ठीक है, शुक्र सबसे गर्म में आता है। तापमान यहाँ देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान इसका सबसे अधिक होता है। जो वीनस है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान इसका सबसे ज्यादा अधिक होता है। किस ग्रह का? आप कहोगे शुक्र ग्रह का, यानी कि वीनस का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वीनस यानी कि शुक्र, मरकरी, बुध यानी कि मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। पृथ्वी के सबसे पास की बात हो रही है, तो कौन है? वीनस। ठीक है, पृथ्वी के सबसे पास में कौन है? वीनस यानी कि शुक्र। इसीलिए ये सुबह और शाम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से खुली आंखों से इसे देखा जा सकता है। ठीक है ना। मंगल ग्रह शुक्र से दूर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता या देवी कहा जाता है? ठीक है, सुंदरता की बात आ गई, सुंदरता की बात आ गई तो हम किसे लगाएंगे? वीनस को लगाएंगे, यानी कि शुक्र। तो अभी मैंने बताया सुंदरता की देवी के रूप में या फिर, है ना, या प्रेम की देवी के रूप में वीनस ग्रह की पूजा होती थी। ठीक है, होती है, मतलब अभी भी। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? अ गैलेक्सी यानी आकाश का ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा या एन न्यूट्रॉन स्टार या एन एक्सप्लोडिंग स्टार। ठीक है, तो जो सुपरनोवा है वो है हमारा एन एक्सप्लोडिंग स्टार, विस्फोटित तारा। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कोई तारा है। ठीक है, एक कोई तारा है। तारा मतलब जैसे अपना सन है वो भी एक तारा है, सूरज है वो क्या है? तारा है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से नाभिकीय विस्फोट वहां पर होते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन वहां पर लगातार होता रहता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हाई लेवल पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान निकलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होती जाएगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होती जाएगी, वैसे वैसे हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना भी कम होता जाएगा। उससे होगा क्या कि ये तारा क्या होगा? धीरे धीरे बुझना चालू कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे बुझना चालू कर देगा, तब क्या होगा?
जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ फटा तो तारा जल्दी से ऐसे में घूम जाएगा, ठीक है, इधर फटा तो ऐसे को घूम जाएगा, यानी तेजी से घूमने लगेगा तारा, ठीक है। और होगा क्या, ये तेजी के साथ अपनी डायरेक्शन और दिशा वगैरह बदल के तेजी से एक डायरेक्शन में क्या पता भागना चालू कर दे। मान लो पीछे के साइड में हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ से जब फटेगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे जो तारा है इसे आगे को ढकेलेगा, ठीक है, आगे को ढकेलेगा। और इसकी वजह से क्या है, इसके पीछे क्या एक पूंछ जैसी नजर आने लगेगी, ठीक है ना, कि जब कोई चमकती हुई चीज तेजी के साथ आगे जाती है तो पीछे क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देने लगता है, उसकी पीछे लाइट जो है चमकती हुई दिखाई देने लगती है, इस टाइप से पीछे का उसकी रोशनी जो है दिखाई देने लगती है, ठीक है। जब इस तरीके से कोई तारा भागता है तो उसी को अपन बोलते हैं क्या, सुपर नोवा बोलते हैं, यानी कि एन एक्सप्लोडिंग स्टार, यानी विस्फोटित तारा कहा जाता है। यानी कि तारे की एक अवस्था होती है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, अरुण यानी कि यूरेनस, यूरेनस की खोज किसने की थी, विलियम हर्शल ने की थी, एडिंगटन ने की थी, यानी कि टास्मैन ने की थी, जॉन कैवॉट ने की थी। तो आप कहोगे किसने की थी, विलियम हर्शल ने की थी, किसने की थी, विलियम हर्शल ने, कौन सी, है ना अरुण ग्रह की, ठीक है, अरुण ग्रह की यानी कि यूरेनस की। आगे देखो, अच्छा कब की थी, ये भी डेट आपको याद रखना है, कब की थी, तो 1781 में की थी, ठीक है, 1781 में की थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, है ना, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एमंडसेन, अमर्टो नोबाइल, पियरी या फिर एडमंड हिलेरी, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव में कौन पहुंचा था, एमंडसेन पहुंचा था, नाम में ही है एंड और दक्षिणी ध्रुव यानी कि एंड, तो एमंडसेन पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव में। कब पहुंचा था, आप कहोगे 1911 में, कब पहुंचा था, 1911 में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है, अल्फा सेंचुरी, मून, वीनस या फिर सन, बताइए कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, अल्फा सेंचुरी, मून, वीनस या फिर सन, क्या है, खगोलीय पिंड की बात हो रही है, तो पृथ्वी के सबसे पास में क्या है, आप कहोगे मून है, खगोलीय पिंड के रूप में ही तो है मून, है ना। और मून क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि चांद है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में प्रतिदिन लगभग कितने अंश चलती है, ठीक है ना, मतलब पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा, जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, यहाँ पे है मान लो अर्थ, ठीक है, चक्कर लगा रही है, तो प्रतिदिन कितना चलती है, कितने डिग्री चलती है, तो प्रतिदिन जो है 1 डिग्री चलती है, प्रतिदिन 1 डिग्री चलती है, ठीक है। तो 1 डिग्री चलती है प्रतिदिन, लगभग कितनी डिग्री चलती है, 1 डिग्री चलती है। इसीलिए इसीलिए 365 दिन में, 365 दिन में या फिर 366 दिन में 365 दिन का पूरा एक चक्कर होता है, यानी कि 365 डिग्री का ये पूरा चक्कर काट लेती है, ठीक है ना। अब ये 365 अभी मतलब 365 जो है 365 दिन अभी हमारे होने लगे हैं यहाँ पर, लेकिन एग्जैक्ट होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ समय का यहाँ पर गैप रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कैलेंडर में कभी फरवरी 29 दिन का, कभी फरवरी 28 दिन का मनाते हैं। और ये जो कैलेंडर हम यूज करते हैं इसे बोलते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर, जिसमें फरवरी जो है कभी 28 दिन की होती है, कभी 29 दिन की होती है। लीप ईयर में कितनी, 29 दिन की हो जाएगी, और वरना नॉर्मल ईयर में यानी कि सिंपल ईयर में कितने दिन की रहेगी, 28 दिन की रहेगी, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी। तो ये बेसिकली हम जो कैलेंडर का यूज करते हैं या जो घड़ियों का यूज करते हैं, इसमें एक टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से ये गैप आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा गति की अधिकतम कब होती है, पृथ्वी की परिक्रमा गति अधिकतम कब होती है, यानी कि पृथ्वी किस समय सूरज के चक्कर जब लगा रही होती है तो किस समय सबसे ज्यादा तेज होती है, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ जरा, है ना, व्हेन नियर द सन, ठीक है, ये सन है हमारी, ठीक है, ये सन है और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो पृथ्वी अगर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, जितना दूर जाएगी उतनी धीमी होगी और जितनी पास आएगी सट्टे से निकल जाएगी, ठीक है, जितनी पास आएगी तेजी से निकलेगी, क्योंकि रास्ता एकदम बिल्कुल सीधा हो जाता है लगभग, ठीक है। यहाँ आएगी, यहाँ उसे मुड़ने में मेहनत करनी होती है, साथ में सन से दूर जाता है तो ग्रेविटी क्या है यहाँ पे इसे कम लगेगी, यहाँ इसकी स्पीड क्या होती है, धीमे होती है, लेकिन पास आती है तेज हो जाती है, फिर धीमे होती है फिर तेज हो जाती है, धीमे होती है फिर तेज हो जाती है, ठीक है। तो सन के अगर पास में है तो पृथ्वी की स्पीड ज्यादा रहेगी, सन से अगर दूर है तो पृथ्वी की स्पीड कम रहेगी। अब एक चीज आप बताना कि जब यहाँ पे मान लो अर्थ है और यहाँ पे अर्थ आ गई, ठीक है,
तो गर्मी कब पड़ेगी, यहाँ पर जब अर्थ है तब पड़ेगी कि यहाँ पर जब अर्थ है तब पड़ेगी। तो आप कहोगे जब सूरज के सबसे पास में अर्थ है तब गर्मी पड़ेगी ज्यादा, कि जब सूरज से सबसे दूर है तब पड़ेगी गर्मी ज्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब सूरज के सबसे पास में होती है अर्थ तब तब गर्मी का मौसम पड़ता है, यानी गर्मी तब ज्यादा पड़ती है। जब सूरज से सबसे सॉरी यहाँ पर जब सूरज के सबसे पास में होती है तब ठंड का मौसम पड़ता है। कौन सा मौसम पड़ता है, ठंड का मौसम पड़ता है, ठीक है। और जब सूरज से सबसे दूर होती है पृथ्वी तब इस टाइम पे गर्मी का मौसम पड़ता है, ठीक है। कौन सा मौसम पड़ता है, गर्मी का। ध्यान रखिएगा, इसमें ये मत करना कि सूरज के पास में है तो गर्मी का मौसम पड़ेगा, यानी कि जुलाई अगस्त चल रहा होगा, मई जून जुलाई चल रहा होगा, और दूर होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है सितंबर का महीना चल रहा होगा, ठंडियों का महीना चल रहा होगा, नहीं। दूर है तो गर्मियों का महीना, पास है तो ठंड का महीना। थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पर उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से ये कंडीशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा गति लगभग कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 31 किलोमीटर प्रति सेकंड, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 39.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा गति है, यानी कि अपने घूमने की जो गति है उसकी सूरज के चारों तरफ, वो कितनी है, 31 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है, 31 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 31 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है पृथ्वी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा मतलब ये हो गई पृथ्वी, ये जो बीच वाली लाइन है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये जो व्यास है, व्यास यानी कि डायमीटर है, ये कितना है, अगर आधी हो जाए तो ये त्रिज्या हो गई, पूरी काउंट कर लेते हैं तो व्यास हो गई, ठीक है। तो ये कितनी है, तो आप कहोगे कितनी है, 12,800 किलोमीटर। कितनी है, 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, तो 12,800 किलोमीटर, ठीक है। अगर त्रिज्या पूछता तो हम क्या करते, इसका आधा कर देते, 6,400 किलोमीटर हो जाती त्रिज्या। क्लियर है, चलो आगे क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है ना। ये जैसे सन है और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने का पाथ है, तो अधिकतम दूरी ये होगी पृथ्वी की, है ना, अर्थ यहाँ पर। और सबसे पास में कब होगी, जब अर्थ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यही होगी। तो ये बात हो रही है कब की, अधिकतम दूरी कब होती है, तो अधिकतम दूरी जब यहाँ पर होगी तब होगी। तो हमें पता है कब, जुलाई में। अभी मैंने बताया कि जब पृथ्वी से जो अर्थ है सबसे दूर होगी तब गर्मी पड़ेगी, तब क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, जितनी दूर होगी उतनी गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो गर्मियों के टाइम में कौन सा, जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप क्या लगाओगे, जुलाई लगा दोगे। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, जून, जनवरी, सितंबर या फिर मार्च। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है उपसौर, एक होती है उपसौर, एक होती है अपसौर, एक होती है अपसौर, एक होती है उपसौर और एक होती है अपसौर, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, उपसौर की, जैसे ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन, ये पृथ्वी है, तो दो कंडीशन, एक सबसे दूर हो गई अर्थ और एक हो गई सबसे पास में हो गई अर्थ, बट ठीक है, एक सबसे पास में हो गई, है ना। जनवरी का जो महीना है, मैंने बताया जनवरी के महीने में देखो ठंड ज्यादा होती है। ठंड कब पड़ेगी, ठंड कब पड़ेगी, जनवरी का महीना कब पड़ेगा, जब पृथ्वी सन के सबसे पास में होगी, ठीक है। जुलाई कब पड़ेगा, जब पृथ्वी सन से सबसे ज्यादा दूर होगी तब जुलाई पड़ेगा, ठीक है। तो जब पृथ्वी सन के सबसे पास में होती है, पृथ्वी सबसे सन के जो सबसे पास में होती है जिस स्थिति में, यानी जनवरी के महीने में, उसे बोला जाता है उपसौर। लेकिन जब पृथ्वी जो है सन से सबसे ज्यादा दूर होती है, यानी कि जुलाई के महीने में, उसे बोला जाता है क्या, अपसौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवों पर भार बढ़ता है, यह तथ्य किसे सिद्ध करता है, ध्रुवों पर भार बढ़ता है, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर भार बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। दूसरा ऑप्शन है, वेट इज मैक्सिमाइज एट पोल्स एंड मिनिमाइज एट इक्वेटर, पोल्स पर सबसे ज्यादा और इक्वेटर पर सबसे कम होता है। वेट इज इक्वल एवरीवेयर, वेट हर जगह पर बराबर होता है। मैटर लॉसेस वेट एट पोल्स, ठीक है। तो आप देखोगे अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, यानी कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ऐसी है पृथ्वी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, ये हो गई इसका बीच का पॉइंट, ठीक है।
त्रिज्या यानी आर जितनी कम होगी, आर देखो ग्रेविटी जो खींचती है वो बीच की तरफ खींचती है ना, ग्रेविटी जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है ना, उसी के अनुसार वेट होता है। तो आर जितनी कम होगी ग्रेविटी उतनी ज्यादा लगेगी, जितनी ज्यादा आर लगेगी जितनी 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 ज्यादा ग्रेविटी लगेगी उतना ज्यादा वजन उसका होगा। तो ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी चपटी है, यानी आर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ग्रेविटी ज्यादा लगती है यानी वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये तो पता है आपको, है ना, पश्चिम से पूरब, है ना। अब देखोगे दूसरे नंबर का क्या ग्रह कौन, आप कहोगे शुक्र। पीछे से दूसरा कौन सा, आप कहोगे वरुण। तो शुक्र और वरुण ऐसे प्लेनेट हैं, शुक्र और वरुण ऐसे प्लेनेट हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सारे के सारे प्लेनेट आपके पश्चिम से पूरब घूमते हैं। कहने का मतलब अगर आप शुक्र ग्रह पर पहुंच जाओगे, वीनस पे पहुंच जाओगे, तो वीनस पे जब पहुंचोगे तो सुबह सुबह उठोगे तो सूरज कहाँ से उगेगा, पश्चिम से उगेगा। सूरज कहाँ से उगेगा, पश्चिम से उगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए पृथ्वी में सूरज कहाँ से होता है, पूरब से होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। क्लियर है? शुक्र ग्रह में पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है शुक्र ग्रह, इसीलिए जब शुक्र ग्रह में सुबह देखोगे तो सूरज कहाँ से निकलेगा, पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? चलो, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे दूर और सबसे निकट, ये अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये होती है 3 जनवरी के, सबसे पास की बात कर रहे हैं, कब होती है, 3, है ना, 3 जनवरी को सबसे पास में होती है, जनवरी के महीने में सबसे पास होती है। अगर होता सबसे दूर कब होती है, तो जुलाई के महीने में, यानी हम लगा देते 4 जुलाई। बात ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है। अधिकतम दूरी आ गई तो हम क्या लगा देंगे, अपन लगा देंगे 4 जुलाई को लगा देंगे, अधिकतम दूरी की बात करेगा 4 जुलाई। ठीक है, क्लियर है? आगे, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। पृथ्वी सूरज का एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है, 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे पॉइंट 365 है, सब में है, पॉइंट में बस नंबर गड़बड़ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 365.25 दिन, 365.25। जब मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो कैलेंडर ग्रिगोरियन नाम का कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, महाबकवास कैलेंडर है। ठीक है, पुराने समय में जो हम लोगों के पूर्वज यूज किया करते थे वो एक्यूरेट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा चला ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आजकल सबके घरों में टंगा होता है, ये खराब है। मतलब इसमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी, खराब मतलब ऐसे में खराब नहीं कि बिल्कुल ही खराब है, इतनी एक्यूरेसी नहीं है इसमें। ठीक है, एक्यूरेसी गड़बड़ है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, अर्थ रिवॉल्यूशन, टिल्ट ऑफ एक्सिस, मूवमेंट ऑफ सन। ये तो पता होगा सब, पृथ्वी का घूमना यानी कि घूमना, रोटेशन करना, यही दिन और रात का कारण बनता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला, सूर्य के बाद निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, सूर्य के बाद निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, आप कहोगे 4.2 ईयर्स, 4.2 ईयर्स यानी कि 4.2 साल लग जाते हैं। पृथ्वी के बाद जो दूसरा पास में कोई तारा है उससे उससे यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, वो 4.2 ईयर बाद पहुंच पाता है। बात समझ रहे हो? और सूर्य के बाद जो सबसे पास में तारा है वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी देखो ये सन है और ये हो गई अर्थ, ये हो गई अर्थ। ठीक है ना, सन का प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहीं दूर स्थित है, इतना दूर स्थित है प्रॉक्सिमा सेंचुरी कि इसका प्रकाश जब यहाँ से निकलता है तो ट्रैवल करते 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 4.2 ईयर यानी कि 4.2 साल लग जाते हैं, उसके बाद प्रकाश यहाँ पर पहुंच पाता है। ठीक है, तो तारे इतने दूर दूर स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है।
तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो औसत दूरी है वो कितनी है ना? 449.6, यानी कि 149.5 मिलियन किलोमीटर भी कई बार लिख के आ जाता है, लेकिन यहाँ देखोगे आप ऑप्शन में बिल्कुल एकदम पास पास के ऑप्शन है, ठीक है। तो 150 मिलियन किलोमीटर याद रखोगे तो 150 के पास में आप देखोगे एक ही है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 150 मिलियन किलोमीटर से याद रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे, 23 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो ये है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे आज हमारी चौथे नंबर की सीरीज थी, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ते जाना है, हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी लगेगी क्योंकि अभी मुझे कहीं पे जाना है, ठीक है। चलो, कल की क्लास थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, ठीक है।